हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्क एजुकेशन एक नए लेसन में। आज तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक टॉपिक जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी का पार्ट भी है ये, और इसके कुछ पोर्शन को हम लोगों को डब्ल्यूई में भी कवर करना है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। और कहाँ तक पढ़ लेंगे आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट तक का पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले कि जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर मुझे एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो मैं क्या कहती हूँ कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है जो कि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करा सके, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इस पर बढ़ने से पहले एक बार ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या आप लोगों को एनर्जी याद है या नहीं। अगर एनर्जी को डिफ़ाइन करना होगा तो उसको कैसे बोलेंगे। मेरे बहुत सारे यहाँ पर नन्हे मुन्ने व्यूवर्स भी हैं जिन्हें कि शायद नहीं पता होगा, तो मैं एक बार बताऊंगी ज़रूर। एनर्जी जो होती है वो होती है कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है? हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है जो हम लोग सारा दिन फूड के रूप में इनटेक करते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, वाटर का इनटेक करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर के हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हम लोग अपने सुबह से लेकर के रात तक के सारे काम बड़े आराम से कर पाते हैं। राइट, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गुड एनर्जी सोर्स कैसा होगा। ऑफ कोर्स इजीली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल पाए और सस्ता भी हो, ज़्यादा महंगा ना हो, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, ऐसा एनर्जी सोर्स जो है वो एक गुड एनर्जी सोर्स होगा। इसके अलावा उसको यूज़ करना, उसको हैंडल करना सेफ होना चाहिए, मतलब बहुत वो एक्सप्लोजिव नहीं होना चाहिए, अटैकिंग टाइप का उसका नेचर नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। राइट, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स जैसा कि अभी कहा, पॉल्यूशन ना क्रिएट करे वो एनवायरनमेंट में, नहीं तो फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राइट, इसके बाद जो हमारा एनर्जी सोर्स हो उसको हम इजीली स्टोर कर पाएँ और एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल हो, ताकि वो सब लोगों की रीच में पहुंच पाए। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूल पे। फ्यूल क्या होता है? एक्चुअली हम लोगों के लिए एनर्जी सोर्स वही होता है। हर एक घर में एनर्जी एज अ फ्यूल हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गैस सिलेंडर्स, एलपीजी या फिर पाइपलाइंस। तो व्हाट इज़ अ फ्यूल? अगर फ्यूल को डिफाइन करना है तो ऐसे मटेरियल्स जिनको कि बर्न किया जाता है और बर्न करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो होते हैं फ्यूल्स। इसके एग्जांपल्स हैं वुड, कोल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब एक अच्छा फ्यूल, उसके क्या फीचर्स होंगे। तो एक अच्छा फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होने का यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब कि उसको हम लोग कम देर तक बर्न करें तो भी हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। लॉसेस, पोल्यूशन, जो एक्स्ट्रा जो गैसेस हैं वो कम प्रोड्यूस हों। एनर्जी प्रोडक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। राइट, इसके बाद इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, धुआं ना हो ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद ये चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे एक अच्छे एनर्जी सोर्स की भी ये रिक्वायरमेंट थी। इसको इजी टू हैंडल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन आसान होनी चाहिए, और इसका स्टोरेज जो है वो बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे गैस सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में जिनसे कि कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ऐसे गैस सिलेंडर्स को कौन अपने घर में रखना चाहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा फ्यूल क्यों ना हो, है ना। तो ये जो है पॉइंट ऑल्दो लास्ट में दिया गया है, लेकिन ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग एनर्जी सोर्स के क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशंस हैं। जो पहला आपका क्लासिफिकेशन है वो है, हम लोग एक एनर्जी सोर्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिन्यूएबल एंड नंबर 2 इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, रिन्यूएबल मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, जिनके स्टॉक्स जो हैं वो एवर लास्टिंग हैं। ये जो
सोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, इनका स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। और इनको बड़ी आसानी से रिप्लेस करती रहती है नेचर अपने आप ही, नेचर से ही हमें ये सोर्सेज मिले हैं और इनको इसलिए हम लोग अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये जो है अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं हमको। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से सोर्सेज हैं और ये इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज हमारे पास अर्थ के पास कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी है, सन हमें पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट और हीट दे रहा है ना। विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी है, इसके अलावा जियोथर्मल, ओशियन, बायोमास एनर्जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के। अब इसके बाद एडवांटेजेस क्या होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की? एक तो ये जो सोर्सेज हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इनके स्टॉक्स जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए इनको यूज़ करते टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 कि ये फ्रीली अवेलेबल है नेचर में, इनको यूज़ करने के लिए हमें एक भी रुपया अपना खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों के एक्सपेंडिचर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे विंड को आपको यूज़ करना है तो विंड मिल लगानी पड़ेगी, तो विंड इज़ फ्री, लेकिन जो आपने उसको यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया दैट इज़ विंड मिल, उसमें आप लोगों का एक्सपेंडिचर ज़रूर होगा। इसके बाद ये जो सोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सोर्सेज हैं इनसे किसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं इनके स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, राइट। इनको आसानी से क्या, हम लोग तो इनको रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को ऐसा क्यों कहा कि एक बार हमसे वो ख़त्म हो गए तो ख़त्म? इसके बाद क्योंकि वो जो है नेचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके अक्यूमुलेट हुए थे, ठीक है। तो अब या तो हमें फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा सो दैट दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, अदरवाइज अभी फ़िलहाल के लिए तो अगर हम लोगों ने ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ करना कम नहीं किया, इनको ऐसे ही अंधाधुंध यूज़ करते गए तो ये तो इनके स्टॉक्स तो है ना ज़रूर एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जांपल्स आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सभी, ओके। और इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब डिसएडवांटेजेस हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के। वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इनके स्टॉक्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि इनको हमने बहुत एक्सप्लॉइट किया है, बहुत यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा नए डिपॉजिट्स ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जो थे वो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब नए डिपॉजिट्स ऑल तो ढूंढे जा रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें सक्सेस अभी तक मिली नहीं है, राइट। ये जो सोर्सेज हैं इनको यूज़ करने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके। अब इसके बाद हम लोग आ गए फॉसिल फ्यूल्स पे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो है ये क्या है? प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, इनके रिमेन्स हैं, है ना, जो कि ज़मीन में दब गए थे अर्थक्वेक्स या जो भी नेचुरल प्रोसेस हो उनकी वजह से, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहे तो वो एक्सटेंसिव प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से और जो भी उनके अंदर केमिकल चेंजेस आए उनकी वजह से वो क्या बन गए? वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इनको यूज़ करना आसान होता है अगर अवेलेबल हो तो, लेकिन इनसे पॉल्यूशन बहुत होता है, ये इनका लिमिटेशन भी है एक, ठीक है ना। और ये देखिए कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं ये इनका एक स्केच, एक पिक्चर भी दिखाने की कोशिश की है मैंने। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस, ये जो हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। नेचुरल गैस का भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है लेकिन जनरली मतलब मोस्ट कॉमनली अगर पूछा जाए तो कोल यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कोल इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ
फॉसिल फ्यूल। हम लोग आ जाते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट पर। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट। सबसे पहले आप देखिए, एक्चुअली में पावर प्लांट का जो एम है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले हमको फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उस हीट को यूज़ करके हम लोग वाटर बॉईल करते हैं, मतलब वाटर भी चाहिए है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर की भी ज़रूरत है। तो वाटर को बॉईल करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसके बाद स्टीम को यूज़ करके बॉयल टर्बाइन और जनरेटर की शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी फाइनली जनरेट होती है। तो बहुत ये लंबा एक प्रोसीजर है। अब आप लोगों की स्क्रीन पर है ये थर्मल पावर प्लांट का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम। देखिए, ये जो है आपका, ये इसको हम लोग, ये आपका बॉयलर हो गया। ठीक है, ये फर्नेस है जहाँ पर कि कोयला, ऑयल या फिर गैस को बर्न किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे फ्यूल हो गया हमारा कोल या फिर जो भी आपका एक फॉसिल फ्यूल है, राइट। इसको जलाया हम लोगों ने, इसको बर्न किया। इसके बाद ये आपका एक बॉयलर है बहुत बड़ा, इसमें है बहुत सारा पानी। वो पानी बॉईल होगा और पानी बॉईल हो करके ना स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस बॉयलर में पानी के लिए दो रास्ते हैं, एक बाहर निकलने के लिए जो कि स्टीम है, और दूसरा यूज होने के बाद जब वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस से वो बॉयलर में आ जाए। तो यानी कि हम लोग पानी को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी वर्किंग। फर्नेस ऑन किया हमने, जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होने लगा। फ्यूल बर्न होने से हीट प्रोड्यूस हुई। बॉयलर में जो पानी है वो बॉईल होने लगा। पानी बॉईल होने से क्या हुआ, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये जो स्टीम है ये बहुत हाई प्रेशर स्टीम होगी। ठीक है, इसके बाद इस हाई प्रेशर स्टीम को डायरेक्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, टरबाइन वाले चैम्बर में। ठीक है, टरबाइन अकेला नहीं रखा है, पूरा प्रॉपर उसका एक आउटलाइन चैम्बर है, एनक्लोज्ड चैम्बर है। स्टीम बहुत प्रेशर में है और पाइप्स भी हमने स्पेशल पाइप्स यूज किए हैं जो कि उसके प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, फोकस कर देते हैं। तो एकदम हाई प्रेशर की स्टीम जब आपके टरबाइन वाले चैम्बर में पहुंचती है तो क्या होता है कि जो आपके ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं ये भी घूमने लगते हैं। ठीक है, टरबाइन को आप समझ लो एक फैन जैसी चीज है, बीच में इसका ये शाफ्ट जैसा पोर्शन है और साइड में इसके ये ब्लेड्स लगे हुए। जैसे आपका जो सीलिंग फैन होता है, कितने ब्लेड्स होते हैं उसमें, किसी को पता है? जो आपका सीलिंग फैन होता है जनरली उसमें 3 ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे ब्लेड्स हैं। तो हाई प्रेशर स्टीम को यूज करके इसको घुमाएंगे हाई स्पीड में। ये जितना तेज घूमेगा, इसके साथ देखिए क्या अटैच किया हुआ है हमने, हमारे जनरेटर की शाफ्ट। ठीक है, तो ये जितना तेज घूमेगा इसके साथ ही कपल्ड है आपकी जनरेटर की शाफ्ट। तो ये घूमेगा तो जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो वहां पर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी और उसको फिर इसके बाद आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो हुआ आपका सीधा सीधा वर्किंग इसका। इसके बाद यहाँ पे देखिए टरबाइन से जो यूज्ड अप स्टीम है, स्टीम ने टरबाइन को घुमा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, उसका प्रेशर जो है वो कम हो गया, उसमें जो एनर्जी थी वो तो यूज्ड अप हो गई है ना, अगेन एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है वो खर्च हो गई टरबाइन को घुमाने में। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये जो स्टीम है, थकी हारी स्टीम जो है, इस स्टीम को वापस से कंडेंस करके, कूलिंग करके वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसके बाद इसको वापस से उसी बॉयलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है ना, पानी जो है वो रिसाइकल हो रहा है एक तरीके से। हमारे टरबाइन चैम्बर में भी कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, नहीं तो क्या होता, स्टीम जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो ये ब्लास्ट भी कर सकता था। ठीक है, तो इसको इसलिए ये जो यूज्ड स्टीम है इसको यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, इसकी वर्किंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। अब इसको अच्छा स्टीम को ठंडा कैसे करते हैं? स्टीम को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट्स यूज करते हैं। वो हो सकता है ठंडा पानी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है कि ये जो स्टीम है ना, इसको फिर वापस जितनी जल्दी हो सके देखिएगा पानी में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। और इसको फिर वापस हमने भेज दिया हमारे बॉयलर में। तो इसको तो अब आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से। ये इसका वर्किंग है जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं बाद में भी। अब इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स के एडवांटेजेस। कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती है, जितनी कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे मिल जाती है, राइट। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बाकी के जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं उनके कंपैरेटिवली कम होती है। थर्मल पावर प्लांट्स को अच्छा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। मेंटेन करना इनको आसान होता है। मूविंग पार्ट्स में क्या है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स में है आपका टरबाइन और जो आपने जनरेटर की शाफ्ट लगाई है, उन दोनों को मैकेनिकली कपल किया है ना, तो उनका जो है इस चीज़ का यहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी होता है, उसको चेक करते रहना होता है, ठीक है। इसके अलावा एरियाज विद एम्पल, जहाँ पर कि पानी बहुत है, मतलब नदियों के आसपास, वहाँ पर आसानी से थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। एडवांटेजेस देखे हम लोगों ने। अब इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं, तो पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो इनकी रनिंग कॉस्ट होती है, देखिए एक होती है इनिशियल कॉस्ट, लगाने की कॉस्ट, वो तो हमने एडवांटेजेस में देख लिया कि वो तो इनके लिए कम है, लेकिन जो इनकी रनिंग कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होती है। रनिंग मतलब इसको चलाने की, क्यों? क्योंकि हमें फ्यूल हमेशा चाहिए, है ना, फ्यूल हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए रनिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। एग्जॉस्टेड गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, और इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ये आप लोगों ने बताया भी था जब आपसे पूछा गया था, तो ये आपकी रिवीजन के लिए एक स्लाइड यहाँ पर रख दी गई है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पर देखिए कहाँ है, ये गुजरात में है, और इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है, 4620 मेगावाट्स, ठीक है। मेगावाट्स में इस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, वो मध्य प्रदेश में है, 4260 मेगावाट्स वहाँ का प्रोडक्शन है। इसके बाद एक है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये भी गुजरात में है, यहाँ पर 4150 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट, ये छत्तीसगढ़ में है, 3600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। जिंदल तमन्नर थर्मल पावर प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में ही है, 3400 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी है। चिरोजा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है ये, और इसकी कैपेसिटी है 3300 मेगावाट्स। इसके बाद आता है आपका तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ओडिशा में है, 3000 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। और जो लास्ट में दिया गया है NTPC दादरी, ये उत्तर प्रदेश में है, और 2637 मेगावाट्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है। दिल्ली को भी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो NTPC दादरी से ही मिलता है, ठीक है, NTPC दादरी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली को दी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो बच्चों ये था आज के लिए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा ये टॉपिक, ये कंटेंट था आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स को, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और हाँ टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।